नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल किताबों से सीखा में आपका तहे दिल से स्वागत है। कल्पना ज्ञान से भी महत्वपूर्ण है, ये शब्द थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति ने ये कहा, उसे खुद स्कूल के टीचर्स सुस्त दिमाग वाला समझते थे? क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन वो बिखरे बालों वाला वैज्ञानिक जिसका चेहरा जीनियस का पर्याय बन गया, वो अपने समय का एक विद्रोही था। एक ऐसा इंसान जो स्कूल से भाग गया, पेटेंट ऑफिस में क्लर्क बना और फिर एक दिन पूरे ब्रह्मांड को समझने का तरीका ही बदल दिया। आज हम वॉल्टर आइजैक्सन की किताब आइंस्टाइन हिज लाइफ एंड यूनिवर्स के आधार पर आइंस्टाइन की वो कहानी सुनेंगे जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। ये सिर्फ E=mc² और रिलेटिविटी की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक 5 साल के बच्चे की जिसने कंपास देखकर ब्रह्मांड की रहस्य समझने की ठानी, एक प्रेमी की जिसकी 2 शादियां टूटीं, एक शरणार्थी की जो अपना देश छोड़ने पर मजबूर हुआ, और एक इंसान की जिसने अपनी एक चिट्ठी से परमाणु युग शुरू किया और फिर जीवन भर पछताया। सोचिए, आज आप अपने फोन में GPS यूज करते हैं, वो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के बिना काम नहीं करता। जब आप सूरज की रोशनी में नहाते हैं, वो E=mc² का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे एक साधारण बच्चा दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बना, कैसे समय हर किसी के लिए अलग अलग चल सकता है, और कैसे एक छोटा सा समीकरण दुनिया को बनाने और मिटाने दोनों की शक्ति बन गया? तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दिन से जब 5 साल के एल्बर्ट ने पहली बार सवाल पूछा, ये कंपास की सुई हमेशा एक ही दिशा में क्यों घूमती है? अध्याय 1। 14 मार्च 1879 जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके माता पिता को चिंता थी कि कहीं उनका बच्चा असामान्य तो नहीं है। उसका सिर दूसरे बच्चों से बड़ा था और वो बोलना भी देर से सीखा। लेकिन इस बच्चे का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, और ये दुनिया के इतिहास को बदलने वाला था। आइंस्टाइन का पिता हरमन एक इंजीनियर था और माता पॉलिन एक संगीत प्रेमी। जब एल्बर्ट महज 1 साल का था तो परिवार म्यूनिक चला गया। यहां उसके पिता का एक इलेक्ट्रिकल कारोबार था। छोटे एल्बर्ट को गैजेट्स और मशीनों में बहुत दिलचस्पी थी। वो घंटों अपने पिता की फैक्ट्री में घूमता रहता और समझने की कोशिश करता कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। 5 साल की उम्र में एक घटना घटी जिसने एल्बर्ट की जिंदगी की दिशा बदल दी। वो बीमार था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके पिता उसे खुश करने के लिए एक कंपास लेकर आए। जब एल्बर्ट ने देखा कि कंपास की सुई हमेशा एक ही दिशा में घूमती है, चाहे वो कंपास को कैसे भी हिलाए, तो वो बेहद चकित हो गया। उसने सोचा कि ये कैसे संभव है? कोई चीज उस सुई को छू भी नहीं रही, फिर भी वो एक निश्चित दिशा में क्यों घूम रही है? ये सवाल उसके दिमाग में गहराई तक बैठ गया। उसे समझ आ गया कि दुनिया में कुछ ऐसी छिपी हुई ताकतें हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वे असली हैं। यही था उसकी वैज्ञानिक जिज्ञासा की शुरुआत। स्कूल में एल्बर्ट को बड़ी परेशानी होती थी। जर्मन स्कूल सिस्टम बहुत सख्त था। बच्चों को रटकर पढ़ना पड़ता था और सवाल पूछना मना था। लेकिन एल्बर्ट का दिमाग सवालों से भरा रहता था। वो हमेशा पूछता रहता कि ये क्यों है, वो कैसे होता है। शिक्षकों को ये पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि ये बच्चा बहुत जिद्दी है और कक्षा में अनुशासन बिगाड़ता है। 12 साल की उम्र में एल्बर्ट को एक किताब मिली, ज्यामिति पर एक छोटी किताब। इस किताब ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने इसे अपनी पवित्र ज्यामिति की किताब कहा। घंटों इसे पढ़ता रहता और गणित की समस्याओं को हल करता रहता। उसे गणित में इतना मजा आता था कि वो अपने स्कूल के सिलेबस से कहीं आगे निकल गया था। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। पिता के व्यवसाय में घाटा हो रहा था। परिवार को म्यूनिक छोड़कर इटली जाना पड़ा। लेकिन एल्बर्ट को जर्मनी में ही रहकर पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा गया। 15 साल का एल्बर्ट अकेला जर्मनी में रह गया, लेकिन वो स्कूल से बहुत परेशान था। वहां का माहौल उसे जेल जैसा लगता था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और स्कूल छोड़ दिया। बिना किसी को बताए वो इटली अपने परिवार के पास चला गया।
माता पिता पहले तो गुस्सा हुए, लेकिन जब उन्होंने एल्बर्ट की परेशानी समझी तो उन्होंने उसे सपोर्ट किया। अब सवाल यह था कि आगे क्या करना है। एल्बर्ट ने तय किया कि वो स्विट्जरलैंड जाकर पढ़ाई करेगा। स्विट्जरलैंड में शिक्षा व्यवस्था जर्मनी से बिल्कुल अलग थी। वहां बच्चों को सोचने की आजादी थी, सवाल पूछने की आजादी थी। एल्बर्ट को यह माहौल बहुत पसंद आया। उसने ज्यूरिख के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया। लेकिन एक समस्या थी, वो सिर्फ 16 साल का था, जबकि एडमिशन के लिए 18 साल होना जरूरी था। फिर भी उसे एग्जाम देने की अनुमति मिली। गणित और भौतिकी में तो वो ब्रिलियंट था, लेकिन भाषा और दूसरे विषयों में वो फेल हो गया। कॉलेज के प्रिंसिपल को एल्बर्ट की प्रतिभा दिख गई। उन्होंने सुझाव दिया कि वो पहले स्विस स्कूल से ग्रेजुएशन पूरी करे। एल्बर्ट ने आराओ के एक स्कूल में दाखिला ले लिया। यहां उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। स्कूल के प्रिंसिपल जोस्ट विंटलर का परिवार बहुत प्यार से रहता था। वो एल्बर्ट को अपने घर में रखने के लिए राजी हो गए। इस परिवार में एल्बर्ट को पहली बार घर जैसा प्यार मिला। विंटलर फैमिली संगीत, कला और पॉलिटिक्स पर खुली चर्चा करती थी। यहां एल्बर्ट की पर्सनैलिटी डेवलप हुई। इस दौरान 16 साल का एल्बर्ट एक अजीब से एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचने लगा। वो सोचता था कि अगर कोई प्रकाश की किरण की गति से उसके साथ साथ चले तो क्या होगा? क्या प्रकाश रुका हुआ दिखेगा? यह सवाल उसे बहुत परेशान करता था। उसे नहीं पता था कि यही सवाल आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी खोज का आधार बनेगा, सापेक्षता का सिद्धांत। आराओ में एल्बर्ट खुश था। उसे लगा जैसे उसे सांस लेने की जगह मिल गई हो। यहां के टीचर्स उसकी क्यूरियोसिटी को एनकरेज करते थे। वो अपने क्लासमेट्स के साथ माउंटेन्स पर हाइकिंग जाता, म्यूजिक सुनता और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करता। 1896 में एल्बर्ट ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और अगले साल स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में दाखिला ले लिया। अब वो 18 साल का हो चुका था और जानता था कि उसे क्या बनना है, एक फिजिसिस्ट। लेकिन क्या यह रास्ता आसान होगा? क्या कॉलेज में उसे वही सफलता मिलेगी जिसकी उसे उम्मीद थी? और उस प्रकाश की किरण वाले सवाल का जवाब उसे कब मिलेगा? अध्याय 2। स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में आइंस्टाइन की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। यहां आजादी तो थी, लेकिन प्राध्यापकों की अपेक्षाएं भी ज्यादा थीं। एल्बर्ट को जल्दी ही एहसास हो गया कि महाविद्यालय में भी कुछ समस्याएं हैं। उसके प्राध्यापक चाहते थे कि विद्यार्थी पुराने स्थापित सिद्धांतों को सीखें और उन्हें स्वीकार करें, लेकिन एल्बर्ट का दिमाग हमेशा सवाल करता रहता था। वह पूछता था कि क्या ये सिद्धांत सच में सही हैं? क्या इनमें कोई कमी नहीं है? इससे कुछ प्राध्यापक परेशान हो जाते थे। भौतिकी के प्राध्यापक हेनरिच वेबर से तो उसका रिश्ता बहुत खराब था। वेबर को लगता था कि एल्बर्ट बहुत घमंडी है और सम्मान नहीं करता। एक बार वेबर ने कहा था, आप एक होशियार लड़के हैं आइंस्टाइन, लेकिन आपकी एक बड़ी कमी है, आप किसी की बात नहीं मानते। महाविद्यालय के दिनों में एल्बर्ट की मुलाकात मिलेवा मारिक से हुई। वह भी भौतिकी की विद्यार्थी थी और कक्षा में अकेली लड़की थी। मिलेवा बहुत बुद्धिमान थी और गणित में प्रतिभाशाली थी। एल्बर्ट को उससे बात करना अच्छा लगता था क्योंकि वह उसकी वैज्ञानिक सोच को समझ सकती थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया, लेकिन एल्बर्ट के माता पिता को यह रिश्ता पसंद नहीं था। मिलेवा सर्बियाई थी, आइंस्टाइन से 4 साल बड़ी थी और शारीरिक रूप से भी बहुत सुंदर नहीं थी। उसका एक पैर भी छोटा था जिससे वह लड़खड़ा कर चलती थी, लेकिन एल्बर्ट के लिए यह सब कुछ मायने नहीं रखता था। उसे मिलेवा की बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व पसंद था। 1900 में एल्बर्ट ने पॉलिटेक्निक से स्नातक पूरी की। अब समस्या यह थी कि नौकरी कैसे मिले। स्विट्जरलैंड में स्थायी निवासी बनने के लिए उसने स्विस नागरिकता के लिए आवेदन दिया, लेकिन नौकरी के लिए उसे अपने प्राध्यापकों की सिफारिश पत्रों की जरूरत थी। प्राध्यापक वेबर से रिश्ता खराब होने की वजह से एल्बर्ट को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। उसने कई विश्वविद्यालयों में आवेदन भेजी, लेकिन कहीं से अच्छा जवाब नहीं आया। यह एल्बर्ट के लिए बहुत निराशाजनक था। वह चाहता था कि कोई विश्वविद्यालय उसे अनुसंधान करने का मौका दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इस दौरान उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी परेशानियां थीं। मिलेवा गर्भवती हो गई थी। 1902 में उनकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम लीजवेल रखा, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी क्योंकि वे अभी शादी नहीं कर सकते थे। एल्बर्ट के पास पैसे नहीं थे और परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ था। लीजरेल का क्या हुआ यह आज भी एक रहस्य है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बच्ची स्कारलेट फीवर से मर गई।
कुछ का कहना है कि उसे गोद देने के लिए दे दिया गया। यह एल्बर्ट की जिंदगी का एक अंधकारमय अध्याय था जिसके बारे में उसने कभी खुलकर बात नहीं की। 1902 में आखिरकार एल्बर्ट को नौकरी मिल गई। बर्न में स्विस पेटेंट कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ तृतीय श्रेणी की नौकरी मिली। यह नौकरी उसके मित्र मार्सेल ग्रॉसमैन के पिता की मदद से मिली थी। ग्रॉसमैन परिवार ने हमेशा एल्बर्ट का साथ दिया था। पेटेंट कार्यालय में एल्बर्ट का काम था नई खोजों को जांचना और तय करना कि वे काम करेंगी या नहीं। यह काम उसके लिए बिल्कुल सही था। काम दिलचस्प था, ज्यादा कठिन भी नहीं था और उसे अपनी वैज्ञानिक खोजों के लिए समय भी मिल जाता था। पेटेंट कार्यालय में काम करते हुए एल्बर्ट ने बिजली के यंत्र, यांत्रिक उपकरण और बहुत सारे नवाचार देखे। इससे उसे व्यावहारिक इंजीनियरिंग की अच्छी समझ आ गई। यह अनुभव बाद में उसकी वैज्ञानिक सिद्धांतों को विकसित करने में बहुत काम आया। 1903 में एल्बर्ट और मिलेवा ने शादी कर ली। अब वह एक छोटे से घर में रहने लगे। पैसे कम थे लेकिन वे खुश थे। मिलेवा एल्बर्ट की वैज्ञानिक खोजों में मदद करती थी, वह गणना की जांच करती थी और उसकी सोच पर चर्चा करती थी। पेटेंट कार्यालय में काम करते समय एल्बर्ट ने अपनी पीएचडी भी पूरी की। ज्यूरिख विश्वविद्यालय से उसने अणु सिद्धांत पर एक शोध प्रबंध लिखा। ये काम बहुत तकनीकी था लेकिन महत्वपूर्ण भी। इन दिनों एल्बर्ट के कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे जिनके साथ वह रेगुलरली मिलता था। उन्होंने अपना एक इनफॉर्मल डिस्कशन ग्रुप बनाया था जिसे वे मजाक में ओलंपिया एकेडमी कहते थे। इस ग्रुप में मॉरिस सोलोविन और कॉनरेड हैबिट भी थे। वे मिलकर फिलॉसफी, साइंस और मैथमेटिक्स पर डिस्कस करते थे। इन डिस्कशंस में एल्बर्ट के कई रेवोल्यूशनरी आइडियाज डेवलप हुए। वो डेविड ह्यूम, अर्नस्ट माख और हेनरी पॉइंकरे जैसे फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट की किताबें पढ़ता था। इन सब से उसे नए पर्सपेक्टिव्स मिलते थे। 1904 में एल्बर्ट और मिलेवा का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हांस एल्बर्ट रखा। अब एल्बर्ट एक पिता भी बन गया था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स में बिजी रहता था। वो अभी भी उस पुराने सवाल के बारे में सोचता रहता था, अगर कोई प्रकाश की गति से चले तो क्या होगा? मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और न्यूटन के मैकेनिक्स के बीच कोई कॉन्ट्रडिक्शन क्यों लग रही है? टाइम और स्पेस की नेचर क्या है? पेटेंट ऑफिस में बैठकर अपने डेस्क पर काम करते हुए एल्बर्ट इन गहरे सवालों पर सोचता रहता था। उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसी खोज के करीब पहुंच रहा है जो पूरी फिजिक्स को हिला देगी। 1905 का साल शुरू हुआ। एल्बर्ट अभी सिर्फ 26 साल का था। वो एक छोटे से पेटेंट ऑफिस में क्लर्क का काम करता था। कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था। साइंटिफिक कम्युनिटी में उसकी कोई रेपुटेशन नहीं थी। लेकिन क्या होगा जब ये अननोन पेटेंट क्लर्क अचानक ऐसे पेपर्स पब्लिश करेगा जो साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगे? क्या है वो मिरेकल जो 1905 में घटने वाला है? अध्याय 3। 1905 का साल शुरू हुआ तो किसी को नहीं पता था कि यह साल भौतिकी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साल बनने वाला है। 26 साल के एल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी बर्न के पेटेंट कार्यालय में काम कर रहे थे। दिन भर नए आविष्कारों की जांच करते और शाम को अपनी छोटी सी मेज पर बैठकर ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों पर सोचते रहते। मार्च 1905 में पहला झटका आया। एल्बर्ट ने प्रकाश की प्रकृति पर एक शोध पत्र लिखा जो सब कुछ बदल देने वाला था। उस समय तक वैज्ञानिक मानते थे कि प्रकाश एक लहर है, बिल्कुल पानी की लहरों की तरह। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश कणों से बना है, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स जिन्हें बाद में फोटॉन कहा गया। यह विचार बिल्कुल पागलपन लगता था। कैसे प्रकाश एक साथ लहर भी हो सकती है और कण भी? लेकिन आइंस्टाइन के पास सबूत था। वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा सकते थे। ये घटना जिसमें धातु की सतह पर प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस काम के लिए उन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं। अप्रैल आया तो दूसरा बम फटा। आइंस्टाइन ने परमाणुओं के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया। उस समय बहुत से वैज्ञानिक मानते थे कि परमाणु सिर्फ एक काल्पनिक अवधारणा है, लेकिन आइंस्टाइन ने ब्राउनियन गति की व्याख्या करके दिखाया कि पानी में तैरते छोटे कण इसलिए हिलते रहते हैं क्योंकि अदृश्य परमाणु उनसे टकराते रहते हैं। कल्पना कीजिए, एक पेटेंट क्लर्क दुनिया के महान वैज्ञानिकों को बता रहा है कि वे गलत हैं, लेकिन अभी तो और भी बड़े चमत्कार होने बाकी थे। जून आया तो आइंस्टाइन का सबसे प्रसिद्ध काम सामने आया, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत।
ये वही सिद्धांत था जो 16 साल के लड़के के दिमाग में आया था जब वो सोचता था कि प्रकाश की किरण के साथ साथ चलने पर क्या होगा। आइंस्टाइन ने एक बहुत साधारण सा सवाल पूछा, अगर आप एक तेज चलती ट्रेन में बैठे हैं और आपके सामने एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो आप दोनों में से कौन चल रहा है? ट्रेन वाले के लिए प्लेटफॉर्म वाला व्यक्ति पीछे की तरफ भाग रहा है और प्लेटफॉर्म वाले के लिए ट्रेन वाला व्यक्ति आगे जा रहा है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन अब प्रकाश के साथ क्या होता है? न्यूटन के नियमों के अनुसार अगर आप एक तेज चलती गाड़ी से आगे की दिशा में एक गेंद फेंकते हैं तो बाहर खड़े व्यक्ति के लिए गेंद की गति बराबर गाड़ी की गति प्लस आपकी फेंकने की गति होगी। लेकिन प्रकाश के साथ ऐसा नहीं होता। चाहे आप कितनी भी तेज चलती ट्रेन में बैठकर टॉर्च जलाएं, प्रकाश की गति हमेशा वही रहती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये कैसे संभव है? आइंस्टाइन ने कहा कि इसका मतलब यह है कि समय और स्थान एब्सोल्यूट नहीं है, वे रिलेटिव हैं। अगर आप बहुत तेज गति से चल रहे हैं तो आपका समय धीमा हो जाता है, आपकी लंबाई घट जाती है, आपका भार बढ़ जाता है। यह सुनकर पूरी वैज्ञानिक दुनिया हैरान रह गई। कैसे संभव है कि समय धीमा हो जाए? लेकिन आइंस्टाइन के पास गणित के सबूत थे, उनके समीकरण बिल्कुल सही थे। आज हम जानते हैं कि यह सच है। जब आप हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो आपकी घड़ी जमीन पर रहने वालों से थोड़ी धीमी चलती है। यह अंतर बहुत छोटा है, नैनो सेकंड में, लेकिन यह वास्तविक है। आज के जीपीएस उपग्रह इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। लेकिन सितंबर 1905 में सबसे बड़ा धमाका हुआ। आइंस्टाइन ने दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण दिया, E=mc²। इस छोटे से समीकरण ने दुनिया को हिला दिया। इसका मतलब था कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही चीज के 2 रूप हैं। थोड़ा सा द्रव्य भी अगर ऊर्जा में बदल जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकल सकती है, क्योंकि प्रकाश की गति c एक बहुत बड़ी संख्या है और समीकरण में ये गुणा में 2 बार आती है, c²। एक छोटा सा उदाहरण, अगर एक सिक्के के बराबर द्रव्य पूरी तरह ऊर्जा में बदल जाए तो उससे एक छोटे शहर की महीनों की बिजली की जरूरत पूरी हो सकती है। यही सिद्धांत सूर्य में काम करता है, जहां हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनते हैं और प्रकाश व गर्मी के रूप में ऊर्जा निकालते हैं। इस समीकरण से ही बाद में परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा संयंत्र बने। लेकिन 1905 में आइंस्टाइन को इसका एहसास नहीं था कि उनका ये काम दुनिया की राजनीति को भी बदल देगा। पूरे 1905 में आइंस्टाइन ने 5 ऐसे शोध पत्र लिखे जिन्होंने भौतिकी को जड़ से बदल दिया। वैज्ञानिक इसे चमत्कारी वर्ष या एनस मिराबिलिस कहते हैं। ये वैसा ही था जैसे न्यूटन ने प्लेग के समय घर बैठकर गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। लेकिन आइंस्टाइन अभी भी उसी पेटेंट कार्यालय में काम कर रहे थे। अभी भी कोई उन्हें प्रोफेसर नहीं बनाना चाहता था। उनके शोध पत्र तो छप गए, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय को समझने में समय लगा कि ये आदमी कितना महान है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि आइंस्टाइन ने यह सब काम बिल्कुल अकेले किया था। उनके पास कोई बड़ी प्रयोगशाला नहीं थी, कोई महंगे उपकरण नहीं थे, कोई रिसर्च टीम नहीं थी। बस उनका दिमाग, कागज, पेंसिल और गणित की समझ। वो रोज सुबह पेटेंट कार्यालय जाते, आविष्कारों की जांच करते और फिर शाम को घर आकर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते। मिलेवा उनकी गणना चेक करती और विचारों पर चर्चा करती। छोटा हंस एल्बर्ट घर में खेलता रहता, जबकि पिता इतिहास रच रहे होते थे। आइंस्टाइन खुद भी हैरान थे कि उन्होंने इतना कुछ कैसे कर दिया। बाद में उन्होंने कहा था कि मैं कोई विशेष प्रतिभाशाली नहीं हूं, बस असाधारण रूप से जिज्ञासु हूं। लेकिन 1905 के ये 5 पेपर सिर्फ शुरुआत थे। विशेष सापेक्षता के बाद अब आइंस्टाइन के दिमाग में एक और भी बड़ा सवाल आ रहा था, गुरुत्वाकर्षण का क्या होगा? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सापेक्षता के सिद्धांत के साथ कैसे फिट होगा? क्या आइंस्टाइन न्यूटन के 200 साल पुराने गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी गलत साबित कर देंगे? और क्या होगा जब दुनिया को पता चलेगा कि एक छोटे से पेटेंट कार्यालय में काम करने वाले क्लर्क ने भौतिकी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है? अध्याय 4। 1905 के बाद आइंस्टाइन की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उनके क्रांतिकारी शोध पत्र छप चुके थे, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय अभी भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया था।
कुछ बड़े भौतिकविद जैसे मैक्स प्लैंक ने आइंस्टाइन के काम की सराहना की थी, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक अभी भी संशय में थे। आइंस्टाइन खुद भी जानते थे कि उनका काम अधूरा है। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत तो उन्होंने दे दिया था, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बची हुई थी, गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता था कि दो वस्तुएं तुरंत एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, चाहे वे कितनी भी दूर हों, लेकिन सापेक्षता के अनुसार कुछ भी प्रकाश की गति से तेज नहीं जा सकता। ये एक विनोदाभास था। 1907 में आइंस्टाइन को एक विचार आया जो उनकी जिंदगी की सबसे खुशी का क्षण था। वो बाद में इसे अपना सबसे खुशी वाला विचार कहते थे। उन्होंने सोचा, अगर कोई व्यक्ति किसी इमारत से गिर रहा है तो गिरते समय उसे अपने वजन का एहसास नहीं होगा, वो भारहीन महसूस करेगा। ये सोचकर आइंस्टाइन को एहसास हुआ कि गुरुत्वाकर्षण और त्वरण एक ही चीज है। अगर आप एक बंद लिफ्ट में हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से जा रही है तो आप भारी महसूस करेंगे। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ गिर रही है तो आप हल्के महसूस करेंगे। ये गुरुत्वाकर्षण जैसा ही प्रभाव है। इस विचार से आइंस्टाइन को समझ आ गया कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, बल्कि स्थान और समय के मुड़ने का परिणाम है। जैसे एक भारी गेंद को रबड़ की चादर पर रखने से चादर मुड़ जाती है, वैसे ही भारी वस्तुएं स्थान समय को मोड़ देती हैं। लेकिन इस विचार को गणित की भाषा में बदलना बहुत कठिन था। आइंस्टाइन को एहसास हुआ कि उन्हें बहुत जटिल गणित की जरूरत होगी। वो गणित में तो अच्छे थे, लेकिन इस स्तर की गणित उन्होंने कभी नहीं सीखी थी। यहां फिर से उनके पुराने मित्र मार्सेल ग्रॉसमैन की मदद आई। ग्रॉसमैन ने आइंस्टाइन को रीमेनियन ज्यामिति के बारे में बताया, एक ऐसी गणित जो वक्रित सतहों का अध्ययन करती है। यही वो गणित था जिसकी आइंस्टाइन को जरूरत थी। इस दौरान आइंस्टाइन की व्यक्तिगत जिंदगी में भी बदलाव हो रहे थे। 1909 में उन्हें आखिरकार पेटेंट कार्यालय छोड़कर ज्यूरिख विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई। अब वो एक सच्चे अकेडमिक वैज्ञानिक बन गए थे। 1910 में उनका दूसरा बेटा एडवर्ड पैदा हुआ। परिवार खुश था, लेकिन आइंस्टाइन का दिमाग अभी भी गुरुत्वाकर्षण की समस्या में उलझा हुआ था। वो घंटों गणित के समीकरणों से जूझते रहते। 1911 में आइंस्टाइन को प्राग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने का प्रस्ताव मिला। ये एक बड़ा अवसर था। प्राग एक सुंदर शहर था और वहां उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल रही थीं। लेकिन मिलेवा को प्राग पसंद नहीं आया। वहां का मौसम खराब था और सामाजिक माहौल भी अच्छा नहीं था। प्राग में रहते हुए आइंस्टाइन ने एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने महसूस किया कि प्रकाश भी गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। अगर प्रकाश की किरण किसी भारी वस्तु के पास से गुजरती है तो वो मुड़ जाएगी। ये एक चौंकाने वाला विचार था, क्योंकि प्रकाश का कोई भार नहीं होता। 1912 में आइंस्टाइन वापस ज्यूरिख आ गए। अब वो स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में प्राध्यापक बने, वहीं जहां वो कभी विद्यार्थी थे। यहां उन्होंने ग्रॉसमैन के साथ मिलकर गुरुत्वाकर्षण के नए सिद्धांत पर काम करना शुरू किया। लेकिन उनकी शादी में समस्याएं आने लगी थीं। मिलेवा को लगता था कि आइंस्टाइन उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे। घर में भी गणित के समीकरण लिखते रहते थे। बच्चों के साथ समय कम बिताते थे। 1913 में मैक्स प्लैंक ने आइंस्टाइन को बर्लिन जाने का प्रस्ताव दिया। ये एक शानदार अवसर था। बर्लिन उस समय दुनिया की वैज्ञानिक राजधानी थी। वहां प्रूशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में उन्हें सदस्यता मिल रही थी, बिना किसी पढ़ाने की जिम्मेदारी के, सिर्फ अनुसंधान करने की आजादी। आइंस्टाइन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन मिलेवा बर्लिन नहीं जाना चाहती थी। उसे लगता था कि वहां जाकर उनकी शादी और भी खराब हो जाएगी। लेकिन आइंस्टाइन के लिए यह सुनहरा मौका था। 1914 में आइंस्टाइन बर्लिन चले गए। मिलेवा और बच्चे भी उनके साथ आए, लेकिन कुछ महीनों बाद ही मिलेवा बच्चों को लेकर ज्यूरिख वापस चली गई। अब आइंस्टाइन अकेले रह गए। बर्लिन में आइंस्टाइन को पूरी आजादी मिली। वो सिर्फ अनुसंधान पर ध्यान दे सकते थे। उनके आसपास दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक थे। मैक्स प्लैंक, फ्रिट्ज हैबर, वॉल्टर नर्न्स्ट, ये सभी नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 1915 की गर्मियों में आइंस्टाइन को एहसास हुआ कि उनके पुराने समीकरण गलत हैं। उन्होंने पिछले कई साल जो काम किया था वो सब फिर से करना पड़ा। ये बहुत निराशाजनक था, लेकिन आइंस्टाइन ने हार नहीं मानी। नवंबर 1915 में आखिरकार वो क्षण आया जिसका आइंस्टाइन को इंतजार था। उन्होंने सामान्य सापेक्षता के सही समीकरण खोज लिए। ये इतना सुंदर और पूर्ण सिद्धांत था कि आइंस्टाइन खुद भी हैरान रह गए। सामान्य सापेक्षता ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में स्थान और समय का वक्रीकरण है।
भारी वस्तुएं स्थान समय को मोड़ देती हैं और यही मोड़ हमें गुरुत्वाकर्षण का एहसास कराता है। जैसे एक गेंद मुड़ी हुई सतह पर लुढ़कती है, वैसे ही ग्रह तारों के चारों ओर घूमते हैं। इस सिद्धांत से 3 अद्भुत भविष्यवाणियां निकली। पहली, बुध ग्रह की कक्षा में छोटा सा बदलाव होगा। दूसरी, प्रकाश की किरणें भारी तारों के पास से गुजरते समय मुड़ेंगी। तीसरी, गुरुत्वाकर्षण के कारण समय धीमा हो जाएगा। बुध ग्रह की कक्षा का बदलाव पहले से ही खगोलविदों को पता था, लेकिन वे इसे समझा नहीं पा रहे थे। आइंस्टाइन के सिद्धांत ने इसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर दी। अब बाकी 2 भविष्यवाणियों को जांचने की बारी थी, लेकिन तब तक प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। युद्ध के कारण वैज्ञानिक प्रयोग करना मुश्किल था। आइंस्टाइन को इंतजार करना पड़ा। क्या युद्ध के बाद आइंस्टाइन की भविष्यवाणियां सच साबित होंगी? क्या एक सूर्य ग्रहण उन्हें दुनिया का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना देगा? और क्या होगा जब उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में नए रिश्ते आएंगे? अध्याय 5। 1916 में आइंस्टाइन ने अपना सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित कर दिया था। यह भौतिकी का सबसे सुंदर और गहरा सिद्धांत था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण वैज्ञानिक समुदाय में इसकी चर्चा धीमी गति से हो रही थी। यूरोप के देश एक दूसरे से लड़ रहे थे और वैज्ञानिक सहयोग लगभग बंद हो गया था। आइंस्टाइन की व्यक्तिगत जिंदगी में भी बड़े बदलाव हो रहे थे। मिलेवा के साथ उनका रिश्ता खराब होता जा रहा था। वो ज्यूरिख में बच्चों के साथ रह रही थी और आइंस्टाइन अकेले बर्लिन में थे। दूरी और आइंस्टाइन की पूर्ण वैज्ञानिक एकाग्रता ने उनके रिश्ते को और भी कमजोर कर दिया था। इसी दौरान आइंस्टाइन की मुलाकात अपनी चचेरी बहन एल्सा से हुई। एल्सा आइंस्टाइन की मां की भतीजी थी और उसका पहले से ही तलाकशुदा था। वो 2 बेटियों इल्से और मार्गो के साथ बर्लिन में रहती थी। एल्सा ने आइंस्टाइन की देखभाल करना शुरू किया। वो उनके लिए खाना बनाती, उनके कपड़ों का ख्याल रखती और उन्हें समाज में मिलने जुलने के लिए प्रेरित करती। आइंस्टाइन को एल्सा का साथ अच्छा लगता था। वो मिलेवा की तरह वैज्ञानिक नहीं थी, लेकिन उसमें व्यवहारिकता थी। वो आइंस्टाइन को समझती थी और उनकी जरूरतों का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम हो गया। 1919 में आइंस्टाइन और मिलेवा का तलाक हो गया। ये आइंस्टाइन के लिए भावनात्मक रूप से कठिन समय था। उन्हें अपने बच्चों हंस एल्बर्ट और एडवर्ड से अलग रहना पड़ रहा था। तलाक के समझौते में आइंस्टाइन ने वादा किया था कि अगर उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार मिलेगा तो वे पूरी राशि मिलेवा को दे देंगे। उसी साल आइंस्टाइन ने एल्सा से शादी कर ली। एल्सा ने आइंस्टाइन की जिंदगी में स्थिरता ला दी। वो उनके सामाजिक मामलों को संभालती और उन्हें व्यवहारिक सलाह देती रहती। लेकिन 1919 का साल एक और भी बड़े कारण से महत्वपूर्ण था। युद्ध समाप्त हो गया था और अब वैज्ञानिक प्रयोग फिर से संभव हो गए थे। ब्रिटिश खगोलविद आर्थर एडिंगटन ने तय किया कि वे आइंस्टाइन की भविष्यवाणी को परखेंगे। आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की किरणें भारी तारों के पास से गुजरते समय मुड़ जाती हैं। इसे जांचने का सबसे अच्छा तरीका था सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के पास दिखने वाले तारों की स्थिति देखना। सामान्य समय में सूर्य की चमक के कारण ये तारे दिखाई नहीं देते, लेकिन ग्रहण के समय वे दिखाई दे जाते हैं। 29 मई 1919 को पूर्ण सूर्य ग्रहण था। एडिंगटन ने 2 अभियान भेजे, एक अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रिंसिपे द्वीप पर और दूसरा ब्राजील के सोब्राल में। दोनों जगह वैज्ञानिकों ने सूर्य के पास दिखने वाले तारों की तस्वीरें ली और उनकी तुलना सामान्य रात में लिए गए चित्रों से की। परिणाम चौंकाने वाले थे। तारों की स्थिति वास्तव में बदल गई थी, बिल्कुल वैसे जैसा आइंस्टाइन ने भविष्यवाणी की थी। प्रकाश की किरणें सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण मुड़ गई थीं। 6 नवंबर 1919 को लंदन की रॉयल सोसाइटी में इन परिणामों की घोषणा की गई। सोसाइटी के अध्यक्ष जे थॉमसन ने कहा कि यह न्यूटन के बाद गुरुत्वाकर्षण की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। आइंस्टाइन की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई थी। अगले दिन लंदन टाइम्स का मुख्य शीर्षक था, विज्ञान में क्रांति, ब्रह्मांड का नया सिद्धांत, न्यूटन के विचार उलट गए। यह खबर दुनिया भर में फैल गई। रातों रात आइंस्टाइन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। अखबार उनकी तस्वीरें छापने लगे, पत्रकार उनसे इंटरव्यू करने आने लगे। लोग उनकी सापेक्षता को समझने की कोशिश करने लगे, हालांकि ये बहुत कठिन था। एक बार एक पत्रकार ने आइंस्टाइन से पूछा कि सापेक्षता को सरल भाषा में कैसे समझाया जाए। आइंस्टाइन ने मजाक में कहा, जब आप किसी सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं तो 1 घंटा 1 मिनट जैसा लगता है,
लेकिन जब आप गर्म चूल्हे पर बैठते हैं तो 1 मिनट 1 घंटे जैसा लगता है। यही सापेक्षता है। आइंस्टाइन की प्रसिद्धि से वैज्ञानिक समुदाय भी हैरान था। पहली बार कोई सैद्धांतिक भौतिकविद इतना प्रसिद्ध हुआ था। लोग उनको देखने के लिए उनके व्याख्यानों में भीड़ लगाते थे, चाहे वे सापेक्षता को समझ पाते थे या नहीं। 1920-21 में आइंस्टाइन ने अमेरिका की यात्रा की। ये उनकी पहली अमेरिकी यात्रा थी। जहाज से उतरते ही सैकड़ों पत्रकार और फोटोग्राफर उनका इंतजार कर रहे थे। न्यूयॉर्क की सड़कों पर हजारों लोग उन्हें देखने आए थे। प्रिंसटन विश्वविद्यालय में उनके व्याख्यान के लिए टिकट मिलना मुश्किल था। हॉलीवुड के फिल्म सितारे उनसे मिलने आते थे। चार्ली चैपलिन ने उनसे कहा था, लोग मेरी तालियां इसलिए बजाते हैं क्योंकि वे मुझे समझते हैं, आपकी इसलिए बजाते हैं क्योंकि वे आपको नहीं समझते। अमेरिका में आइंस्टाइन ने सिर्फ वैज्ञानिक व्याख्यान ही नहीं दिए, बल्कि यहूदी समुदाय के कार्यक्रमों में भी भाग लिया। वे यहूदी राष्ट्रवाद के समर्थक बन गए थे और फिलिस्तीन में हिब्रू विश्वविद्यालय बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। 1921 में आइंस्टाइन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। दिलचस्प बात यह थी कि ये पुरस्कार उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं, बल्कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए मिला था। नोबेल समिति अभी भी सापेक्षता को लेकर संशय में थी। वादे के अनुसार आइंस्टाइन ने पूरी नोबेल राशि मिलेवा को दे दी। इससे मिलेवा की आर्थिक स्थिति सुधर गई और वह बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकी। अब आइंस्टाइन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रह गए थे, वे एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। उनकी हर बात पर लोग ध्यान देते थे। उनके बिखरे बाल और सरल कपड़े उनकी पहचान बन गए थे। लेकिन प्रसिद्धि के साथ साथ समस्याएं भी आ रही थी। जर्मनी में यहूदी विरोधी भावना बढ़ रही थी। कुछ लोग आइंस्टाइन के सिद्धांतों को यहूदी भौतिकी कहकर खारिज करने लगे थे। राजनीतिक स्थिति खराब होती जा रही थी। क्या आइंस्टाइन इस बढ़ते विरोध का सामना कर पाएंगे? क्या वे अपने वैज्ञानिक काम को जारी रख पाएंगे? और क्या होगा जब जर्मनी में नाजियों का उदय होगा? अध्याय 6। 1922 का साल आइंस्टाइन के लिए एक नया अध्याय लेकर आया। अब वे सिर्फ एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी बन चुके थे। दुनिया भर से उन्हें व्याख्यान देने के निमंत्रण आ रहे थे। हर देश उन्हें अपने यहां बुलाना चाहता था। आइंस्टाइन ने जापान की यात्रा की। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। जापानी लोग उनकी विनम्रता और सरलता से बहुत प्रभावित हुए। आइंस्टाइन ने जापानी संस्कृति की सराहना की और कहा कि पश्चिमी देशों को जापान से बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन इस सफलता के बीच आइंस्टाइन के दिमाग में एक बड़ी परेशानी थी। भौतिकी में एक नया सिद्धांत आ रहा था जिसे क्वांटम यांत्रिकी कहते थे। यह सिद्धांत कहता था कि परमाणु के स्तर पर चीजें अनिश्चित और संयोग पर आधारित होती हैं। मैक्स बॉर्न, वर्नर हाइजेनबर्ग और नील्स बोर जैसे युवा वैज्ञानिक इस नए सिद्धांत को विकसित कर रहे थे। उनका कहना था कि हम किसी परमाणु के कण की सटीक स्थिति और गति एक साथ नहीं जान सकते। ये अनिश्चितता का सिद्धांत था। आइंस्टाइन इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में सब कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार चलता है। उन्होंने अपना प्रसिद्ध कथन कहा, भगवान पासा नहीं खेलते। उनका मतलब था कि प्रकृति में कुछ भी संयोग पर आधारित नहीं है। इस मतभेद ने आइंस्टाइन को युवा वैज्ञानिकों से अलग कर दिया। नील्स बोर के साथ उनकी लंबी बहसें होती रहीं। बोर कहते थे कि क्वांटम सिद्धांत सही है, लेकिन आइंस्टाइन मानने को तैयार नहीं थे। 1927 में ब्रुसेल्स में एक बड़ा वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ। दुनिया के सबसे महान भौतिकविद एक जगह इकट्ठे हुए। यहां आइंस्टाइन और क्वांटम सिद्धांत के समर्थकों के बीच ऐतिहासिक बहस हुई। आइंस्टाइन ने कई बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग सुझाए जो क्वांटम सिद्धांत को गलत साबित कर सकते थे, लेकिन हर बार बोर और उनके साथी आइंस्टाइन के तर्कों का उत्तर देने में सफल हो जाते थे। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो रहा था कि क्वांटम सिद्धांत सही है, लेकिन आइंस्टाइन हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि भले ही क्वांटम सिद्धांत अभी सही लगे, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। जरूर कोई गहरा सिद्धांत होगा जो इस अनिश्चितता को समझा सके। इस दौरान आइंस्टाइन ने एक नया मिशन शुरू किया, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत की खोज। उनका सपना था कि वे एक ऐसा समीकरण खोजें जो प्रकृति की सभी शक्तियों को एक साथ समझा सके। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व
और परमाणुविक बल सब कुछ एक ही सिद्धांत से समझाया जा सके। ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। आइंस्टाइन ने अपना बाकी जीवन इसी खोज में लगा दिया, लेकिन ये काम बहुत कठिन साबित हुआ। वे हर साल नए समीकरण बनाते, लेकिन कोई भी संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता। इस बीच दुनिया में राजनीतिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। जर्मनी में आर्थिक संकट था, लोग काम की तलाश में भटक रहे थे। इस परेशानी में एडोल्फ हिटलर जैसे नेता लोगों को बहकाने लगे। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी यहूदियों को जर्मनी की सभी समस्याओं का कारण बताते थे। आइंस्टाइन भी इस विरोध के निशाने पर आ गए। कुछ जर्मन वैज्ञानिक उनके सिद्धांतों को यहूदी भौतिकी कहकर खारिज करने लगे। 1930 में आइंस्टाइन ने अमेरिका में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कुछ महीने बिताए। वहां का शांत माहौल उन्हें बहुत पसंद आया। अमेरिकी वैज्ञानिक उनका सम्मान करते थे और उनकी यहूदी पहचान को लेकर कोई समस्या नहीं करते थे। 1932 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय ने आइंस्टाइन को प्रस्ताव दिया कि वे हर साल कुछ महीने वहां बिताएं। ये एक आकर्षक प्रस्ताव था। प्रिंसटन में उन्हें पूरी आजादी मिलती और अच्छी सुविधाएं भी। 1933 की शुरुआत में आइंस्टाइन कैलिफोर्निया में थे, तभी जर्मनी से बुरी खबर आई। हिटलर चांसलर बन गया था। नाजी पार्टी सत्ता में आ गई थी। हिटलर के सत्ता में आते ही यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो गए। विश्वविद्यालयों से यहूदी प्राध्यापकों को निकाला जाने लगा। आइंस्टाइन को एहसास हो गया कि अब वे जर्मनी वापस नहीं जा सकते। बर्लिन में आइंस्टाइन का घर तलाश लिया गया, उनकी किताबें जला दी गईं, उनके बैंक खाते जब्त कर लिए गए। नाजियों ने उनके सिर की कीमत $5000 रख दी थी। आइंस्टाइन ने प्रूशियन एकेडमी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे ऐसी सरकार के अधीन काम नहीं कर सकते जो मानव अधिकारों का हनन करती है। एल्सा के साथ आइंस्टाइन ने तय किया कि वे अमेरिका चले जाएंगे। प्रिंसटन में नया बना इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी उन्हें स्थायी जगह देने को तैयार था। अक्टूबर 1933 में आइंस्टाइन और एल्सा अमेरिका पहुंचे। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक लंबी यात्रा नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए विदेश जाना है। जर्मनी में उनकी 54 साल की जिंदगी का अध्याय समाप्त हो गया था। प्रिंसटन के छोटे से शहर में आइंस्टाइन को नई शुरुआत करनी थी। 54 साल की उम्र में नया देश, नई भाषा, नए लोग, सब कुछ अलग था। लेकिन यहां उन्हें वो शांति और सम्मान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। क्या अमेरिका में आइंस्टाइन अपने एकीकृत सिद्धांत की खोज में सफल हो पाएंगे? क्या वे अपने बिछड़े बच्चों से मिल पाएंगे? और क्या होगा जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने लगेगी? अध्याय 7। अक्टूबर 1933 में जब आइंस्टाइन की जहाज न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर पहुंची, तो वे जानते थे कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। 54 साल की उम्र में वे अपना देश, अपना घर और अपनी यादों को छोड़कर एक अनजान देश में आ रहे थे। प्रिंसटन पहुंचकर आइंस्टाइन को एक अजीब शांति का एहसास हुआ। ये छोटा सा शहर जर्मनी की राजनीतिक उथल-पुथल से कोसों दूर था। यहाँ के लोग उन्हें एक महान वैज्ञानिक के रूप में जानते थे, किसी यहूदी शरणार्थी के रूप में नहीं। इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में आइंस्टाइन को एक सुंदर कार्यालय मिला। यहाँ उन्हें कोई कक्षा नहीं पढ़ानी थी, कोई परीक्षा नहीं लेनी थी, सिर्फ सोचना था, अनुसंधान करना था। ये वही आजादी थी जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन अमेरिका में बसना आसान नहीं था। भाषा की समस्या थी। आइंस्टाइन की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। वे जर्मन में सोचते थे और फिर उसे अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश करते थे। कई बार उनकी बात लोगों को समझ नहीं आती थी। एल्सा को भी यहाँ तालमेल बिठाने में कठिनाई हो रही थी। वो जर्मन संस्कृति में पली बढ़ी थी। अमेरिकी तौर तरीके उसे अजीब लगते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने यहाँ का माहौल समझना शुरू किया। आइंस्टाइन ने मर्सर स्ट्रीट पर एक सादा सा घर खरीदा। ये घर उनकी सरल जीवन शैली के अनुकूल था। बड़े बड़े कमरे, एक छोटा बगीचा और काम करने के लिए एक शांत कमरा। यहीं वे अपने जीवन के अंतिम 22 साल बिताने वाले थे। यूरोप से बुरी खबरें आती रहती थीं। हिटलर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा जा रहा था। आइंस्टाइन के कई मित्र और सहयोगी जर्मनी छोड़कर भाग रहे थे। आइंस्टाइन ने शरणार्थियों की मदद के लिए एक संस्था बनाई। वे यहूदी वैज्ञानिकों को अमेरिका आने में मदद करते थे, उनकी नौकरी दिलवाते थे।
अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल करके वे लोगों की जिंदगी बचा रहे थे। 1936 में एल्सा की मृत्यु हो गई। आइंस्टाइन को बहुत दुख हुआ। एल्सा ने उनकी 17 साल तक देखभाल की थी। अब वे फिर से अकेले हो गए। उनकी बहन माजा अमेरिका आकर उनके साथ रहने लगी। इस व्यक्तिगत दुख के बीच भी आइंस्टाइन अपने वैज्ञानिक काम में लगे रहे। वे एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत की खोज में जुटे हुए थे। हर दिन सुबह वे अपने कार्यालय जाते, घंटों गणित की समीकरण लिखते और शाम को निराश होकर वापस आते। युवा वैज्ञानिक आइंस्टाइन से कहते रहते थे कि वे गलत रास्ते पर हैं, क्वांटम सिद्धांत ही भविष्य है। लेकिन आइंस्टाइन अपने रास्ते पर चलते रहे। वे मानते थे कि प्रकृति में एक गहरी सुंदरता और व्यवस्था है। 1939 में दुनिया में एक और भयानक खबर आई। जर्मन वैज्ञानिकों ने परमाणु विखंडन की खोज कर ली थी। वे यूरेनियम परमाणु को तोड़कर भारी मात्रा में ऊर्जा निकाल सकते थे। इसका मतलब था कि परमाणु बम बनाना संभव है। आइंस्टाइन को बहुत चिंता हुई। अगर हिटलर के पास परमाणु बम आ जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया उसकी गुलाम बन जाएगी। कुछ वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन से कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति को चेतावनी दें। 2 अगस्त 1939 को आइंस्टाइन ने राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि जर्मनी परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को भी इस दिशा में तुरंत काम शुरू करना चाहिए। यह पत्र इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पत्रों में से एक था। इसी पत्र की वजह से अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर परमाणु बम बनाने में लग गए, लेकिन आइंस्टाइन को इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया। अमेरिकी सरकार को लगता था कि वे एक सिक्योरिटी रिस्क हैं। आखिरकार वे एक जर्मन मूल के व्यक्ति थे और उनके कुछ राजनीतिक विचार भी विवादास्पद थे। आइंस्टाइन को यह बात बुरी लगी। जिस परमाणु बम की शुरुआत में उन्होंने सिफारिश की थी, उसे बनाने से उन्हें दूर रखा जा रहा था। लेकिन वे समझते थे कि यह युद्ध का समय है और सरकार को सावधान रहना पड़ता है। इन सालों में आइंस्टाइन की व्यक्तिगत जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहे। उनके बेटे हंस एल्बर्ट ने अमेरिका आकर इंजीनियरिंग में करियर बनाया, लेकिन दूसरा बेटा एडवर्ड मानसिक बीमारी से पीड़ित था और स्विट्जरलैंड में अस्पताल में भर्ती था। आइंस्टाइन को अपने बेटों से मिलने जाना मुश्किल था। युद्ध की वजह से यूरोप की यात्रा संभव नहीं थी। वे सिर्फ चिट्ठी पत्री के जरिए संपर्क बनाए रख सकते थे। 1945 आया तो दुनिया के इतिहास का सबसे भयानक दिन आया। 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। जब आइंस्टाइन को इस खबर के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, काश मैंने वो पत्र ना लिखा होता। वे समझ गए थे कि उनके E=mc² ने दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार को जन्म दिया था। आइंस्टाइन ने कहा कि परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ हिटलर को रोकने के लिए जरूरी था, लेकिन अब जब युद्ध समाप्त हो रहा है तो इसे जापान पर इस्तेमाल करना गलत था। जापान पहले से ही हार मानने को तैयार था। युद्ध समाप्त हुआ तो आइंस्टाइन ने शांति के लिए काम करना शुरू किया। वो चाहते थे कि परमाणु हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण हो, एक विश्व सरकार बने जो युद्धों को रोक सके। लेकिन जल्दी ही नई समस्या शुरू हो गई, शीत युद्ध। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव बढ़ने लगा। दोनों देश और भी शक्तिशाली परमाणु हथियार बनाने लगे। आइंस्टाइन को लगा कि उन्होंने जिस राक्षस को जन्म देने में मदद की थी, वो अब पूरी दुनिया को निगलने वाला है। क्या वे इस स्थिति को रोक पाएंगे? क्या उनकी एकीकृत सिद्धांत की खोज कभी पूरी होगी? और उनके जीवन के अंतिम वर्ष कैसे बीतेंगे? अध्याय 8। 1945 के बाद आइंस्टाइन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अब वे सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रह गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों ने उन्हें दुनिया का सबसे प्रभावशाली नैतिक आवाज बना दिया था। लोग उनकी हर बात सुनते थे क्योंकि वे जानते थे कि आइंस्टाइन के सिद्धांत ने ही परमाणु युग की शुरुआत की थी। 66 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने खुद को एक अलग भूमिका में पाया। वे अब सिर्फ गणित के समीकरण नहीं लिख रहे थे, बल्कि मानवता के भविष्य के बारे में चिंतित थे। उनका मानना था कि परमाणु हथियारों ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहां या तो विश्व शांति होगी या फिर सभ्यता का विनाश। आइंस्टाइन ने इमरजेंसी कमिटी ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स नाम की संस्था बनाई। इस कमेटी का मकसद था लोगों को परमाणु हथियारों के खतरों के बारे में जागरूक करना। उनका कहना था कि अब सिर्फ राजनेता ही नहीं,
बल्कि आम लोगों को भी समझना होगा कि ये हथियार क्यों खतरनाक हैं। अमेरिकी टेलीविजन पर आइंस्टाइन ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया। उन्होंने कहा, एक नई सोच के बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। परमाणु शक्ति ने सब कुछ बदल दिया है सिवाय हमारी सोच के, और इसी कारण हम एक अभूतपूर्व तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दुनिया में आइंस्टाइन के सुनने वाला कोई नहीं था। शीत युद्ध शुरू हो चुका था। अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे। दोनों देश और भी शक्तिशाली हथियार बना रहे थे। 1950 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। ये परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। आइंस्टाइन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि यह रेडियो एक्टिव विषाक्तता फैलाने का एक घृणित तरीका है। इस दौरान आइंस्टाइन की राजनीतिक गतिविधियों की वजह से अमेरिकी सरकार उन पर नजर रख रही थी। FBI के पास आइंस्टाइन की 1800 पन्नों की फाइल थी। उन्हें शक था कि आइंस्टाइन कहीं कम्युनिस्ट तो नहीं है। आइंस्टाइन वास्तव में किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं थे। वे सिर्फ मानवता की भलाई चाहते थे। उनका मानना था कि शांति के लिए एक विश्व सरकार बनानी चाहिए जो सभी देशों के विवादों को सुलझा सके। 1948 में जब इजराइल बना तो आइंस्टाइन से पूछा गया कि क्या वे इजराइल के राष्ट्रपति बनना चाहेंगे। ये एक बड़ा सम्मान था, लेकिन आइंस्टाइन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास राजनीति और लोगों के साथ काम करने का व्यावहारिक अनुभव नहीं है। इन सभी राजनीतिक गतिविधियों के बीच भी आइंस्टाइन अपनी वैज्ञानिक खोज जारी रखे हुए थे। वे अभी भी एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत खोजने की कोशिश कर रहे थे। हर सुबह वे अपने कार्यालय जाते, घंटों गणित के समीकरण लिखते। युवा वैज्ञानिक आइंस्टाइन को पुराने जमाने का मानने लगे थे। भौतिकी की दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही थी। क्वांटम सिद्धांत से नई खोजें हो रही थीं, लेकिन आइंस्टाइन अपने एकीकृत सिद्धांत में लगे रहे। 1950 के दशक में आइंस्टाइन की सेहत गिरने लगी। उनके पेट में एक गांठ बढ़ रही थी जो महाधमनी की दीवार को कमजोर कर रही थी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि यह खतरनाक है, लेकिन आइंस्टाइन ने ऑपरेशन कराने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वो प्राकृतिक तरीके से जाना चाहते हैं। कृत्रिम तरीकों से जीवन बढ़ाना उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूं। जब मेरा काम खत्म होगा तो मैं चला जाऊंगा। 1955 की शुरुआत में आइंस्टाइन को लगा कि उनका अंत नजदीक है। उन्होंने अपने वकील से वसीयत तैयार करवाई। उनकी सभी संपत्ति और कागजात हिब्रू यूनिवर्सिटी को दे देने का फैसला किया। अप्रैल 1955 में इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन-गुरियन की मृत्यु हो गई। आइंस्टाइन से कहा गया कि क्या वे इस अवसर पर इजराइल के बारे में एक भाषण लिखें। बीमारी के बावजूद वे इस काम में जुट गए। 10 अप्रैल को आइंस्टाइन ने अपने मित्र से कहा कि राजनीति एक दिन के लिए है, लेकिन समीकरण अनंत काल के लिए हैं। वे अभी भी अपने एकीकृत सिद्धांत पर काम कर रहे थे। 17 अप्रैल की रात आइंस्टाइन को तेज दर्द हुआ। उन्हें प्रिंसटन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी महाधमनी फट गई है। ऑपरेशन से शायद जिंदगी बच सकती है, लेकिन आइंस्टाइन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूं जब मैं जाना चाहता हूं। कृत्रिम तरीकों से जीवन बढ़ाना बेकार है। मैंने अपना हिस्सा कर दिया है, अब जाने का समय है। 18 अप्रैल 1955 की सुबह 1:15 पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई। वे अकेले थे। उनके अंतिम शब्द जर्मन में थे, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद अमेरिकी नर्स को जर्मन समझ नहीं आती थी। उनके अंतिम शब्द हमेशा के लिए खो गए। आइंस्टाइन के अंतिम संस्कार में कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं हुए। उनके 12 नजदीकी दोस्त उन्हें प्रिंसटन के शमशान घाट ले गए। वहां उनका अंतिम संस्कार हुआ और राख हवा में उड़ा दी गई। आइंस्टाइन ने मरने से पहले कहा था कि वो नहीं चाहते कि उनकी कब्र कोई तीर्थ स्थल बने। वे चाहते थे कि लोग उनके विचारों को याद रखें, न कि उनकी कब्र की पूजा करें। आइंस्टाइन की मृत्यु के साथ एक युग का अंत हो गया। वे सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक दार्शनिक, एक मानवतावादी और एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया था। उनका एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत अधूरा रह गया। आज भी वैज्ञानिक उसी खोज में लगे हैं जिसे आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा था। शायद कभी कोई वैज्ञानिक उस सपने को पूरा करेगा, लेकिन आइंस्टाइन की सबसे बड़ी देन मानवता को उनका संदेश था कि कल्पना ज्ञान से भी महत्वपूर्ण है।
कि प्रकृति में एक गहरी सुंदरता है और कि विज्ञान का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, उसका विनाश नहीं। और इस तरह समाप्त होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की अद्भुत कहानी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो एक साधारण पेटेंट क्लर्क से शुरू होकर मानवता के सबसे महान दिमाग तक पहुंची। जब हम आइंस्टाइन के जीवन पर नजर डालते हैं तो हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सबसे पहली बात, जिज्ञासा की शक्ति। एक 5 साल के बच्चे ने कंपास की सुई को देखकर जो सवाल पूछे थे, वे ही सवाल आगे चलकर सापेक्षता के सिद्धांत का आधार बने। आइंस्टाइन हमेशा कहते थे, मैं कोई विशेष प्रतिभाशाली नहीं हूं, बस असाधारण रूप से जिज्ञासु हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कल्पना का महत्व। आइंस्टाइन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से भी महत्वपूर्ण है। उनकी सबसे बड़ी खोजें तब हुई जब वे अपनी कल्पना में प्रकाश की किरणों के साथ यात्रा करते थे, जब वे सोचते थे कि गिरते हुए आदमी को क्या महसूस होता होगा। तीसरी सीख है असफलताओं से हार न मानना। आइंस्टाइन को स्कूल में परेशानी हुई, नौकरी नहीं मिली, शादी टूट गई, देश छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा आगे बढ़ते रहे। चौथी महत्वपूर्ण बात है मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। आइंस्टाइन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक मानवतावादी थे। नस्लवाद के खिलाफ लड़े, शांति के लिए काम किया और हमेशा कमजोरों का साथ दिया। आज जब हम अपने स्मार्टफोन में जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो वो आइंस्टाइन की सापेक्षता के सिद्धांत पर ही काम करता है। जब हम लेजर की रोशनी देखते हैं तो वो उनकी प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज का परिणाम है। जब हम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से बिजली पाते हैं तो वो E=mc² का व्यवहारिक रूप है। लेकिन आइंस्टाइन की सबसे बड़ी देन शायद ये है कि उन्होंने हमें सिखाया कि प्रकृति कितनी खूबसूरत और रहस्यमय है। उन्होंने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड एक किताब की तरह है जिसे हम गणित की भाषा में पढ़ सकते हैं। आइंस्टाइन अक्सर कहते थे, सबसे खूबसूरत चीज जो हम अनुभव कर सकते हैं वो है रहस्य। यही सच्ची कला और विज्ञान का स्रोत है। उन्होंने हमें सिखाया कि सवाल पूछना, आश्चर्य करना और समझने की कोशिश करना ही जिंदगी का असली मकसद है। आज भी वैज्ञानिक आइंस्टाइन के अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अभी भी उस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में हैं जो प्रकृति की सभी शक्तियों को एक साथ समझा सके। आइंस्टाइन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि महानता कहीं से भी आ सकती है। एक छोटे से पेटेंट कार्यालय में बैठा क्लर्क ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझा सकता है। इसके लिए सिर्फ जिज्ञासा, धैर्य और कड़ी मेहनत चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल किताबों से सीखा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। कमेंट में बताइए कि आइंस्टाइन की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और महान व्यक्तित्व की कहानी लेकर आएं तो वो भी बताइए। याद रखिए, आइंस्टाइन के शब्दों में कल्पना ज्ञान से भी महत्वपूर्ण है। तो अपनी कल्पना को उड़ान दीजिए, सवाल पूछते रहिए और कभी सीखना बंद न करिए। मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।